ज्यादा नहीं आवाज। सुनना। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक, हेलो।
गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए प्लीज। तो लास्ट टॉपिक में हमने जो टॉपिक शुरू किए थे वो था पोषण, है ना। और पोषण के संदर्भ में हमने कुछ बातें की थी जो उससे संबंधित थी। अब हम मानव के ऊपर आएंगे और जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल बन जाते हैं। कारण है कि बहुत सारे एंजाइम हैं और पीसीएस परीक्षाओं में उस एंजाइम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं वो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कारण है कि हम सबने बचपन में पाचन तंत्र पढ़ी रखा है, तो उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और अगर हम मानव के पाचन तंत्र को देखें तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल, नली, एलिमेंट्री कैनल। तो हमारे माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब है, एक पाइप की संरचना है। और पाइप की संरचना कहीं मोटी है, कहीं पतली है, लेकिन उसी को हम आहार नाल कहते हैं, जिसमें पाचन की क्रिया होती है, जिसमें हम खाने को डालते हैं और फिर एक एक अंगों से होकर गुजरता हुआ ये फिर शरीर से बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस में पाचन की क्रिया होती है। और पाचन की क्रिया के लिए आपको पता है क्या चाहिए? एंजाइम। तो फिर हमारे पास होगा पाचन एंजाइम, है ना। पाचन एंजाइम, जिसके लिए क्या चाहिए होंगी? पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, जिसको कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम सब जानते हैं कि एंजाइम्स वगैरह जो होंगे वो किसी ग्रंथि नुमा संरचना से निकलेंगे, हम ये जानते हैं। तो कुल मिला के मानव के पाचन तंत्र की बात होगी आज, और उसको हमने बांटा दो भागों में। पहला भाग वो ट्यूब की संरचना जो माउथ से शुरू होती है, नस तक जाती है, आहार नाल कहते हैं। दूसरी संरचना पाचन ग्रंथियां, जो इसी आहार नाल के इर्द गिर्द या उनके साथ ही पाया जाता है, जिससे एंजाइम निकलेंगे, उस एंजाइम से पाचन की क्रिया होगी। तो पहले तो एक एक करके देखते हैं कि आहार नाल में क्या क्या है और फिर पाचन ग्रंथियों में क्या क्या है। डायग्राम्स आपने देख रखे होंगे, इस तरह के डायग्राम एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो ये जो ट्यूब है, जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये माउथ से शुरू होकर फिर घूमते हुए एनस तक निकल रहा है, स्पाइन तक। ये हमारा आहार नाल है। और उसके साथ जो ग्लैंड्स हैं, जैसे लिवर दिख रहा है, पेंक्रियाज दिख रहा है, ये पेंक्रियाज है, और भी बहुत सारे ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड यहाँ है। ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनकी कोई ना कोई भूमिका है पाचन की क्रिया में। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो ये है, सेम है, ठीक है। हमें डायग्राम बनाना नहीं है, बल्कि हमें समझ के आगे बढ़ना है। थोड़ी विजुअल इंप्रेशन होनी चाहिए कि दिखता कैसा है। तो अगर हम आहार नाल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल, तो हम शुरू में तो यही लिखेंगे कि किसके बाद कौन आता है, कौन कौन से अंग हैं। तो शुरुआत इसकी होती है किससे? माउथ से, मुख गुहा, ओरल कैविटी, माउथ। माउथ के बाद ये खुलेगा कहां? फेरिंग्स में। ये जो गले का एरिया है जहां से हम भोजन को निगलते हैं, उसको कहते हैं फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स, और फेरिंग्स हम गले को या फिर खाने को निकलते हैं, ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका। और फेरिंग्स से ये खाना जाता है कहां पे? एक पाइप में, जो पूरे चेस्ट से होकर नीचे तक आती है, क्योंकि हमारा आमाशय नीचे है, यहां है, जिसको कहते हैं ना पेट भरना। तो पेट भरना में पेट वर्ड जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टमक के लिए, आमाशय के लिए। और वो आमाशय नीचे है। इस एरिया में जो चेस्ट का एरिया है, उस एरिया में दो अंग ही प्रमुखता से हैं। एक तो फेफड़ा है और दोनों फेफड़े के बीच में हृदय है। तो ये पूरा एरिया कवर्ड किससे है? फेफड़े से और हृदय से। और अंदर में कोई खास व्यवस्थाएं हैं नहीं।
खाना हम खा रहे हैं, यहां से रहे हैं, निगल यहां से रहे हैं फेरिंग्स से, तो अब खाने को सीधा कहां भेजना है? स्टमक में, वो थैली के अंदर जहां पे खाना कुछ देर के लिए जमा होगा, पाचन की क्रिया भी होगी। तो एक पाइप है जो उस खाने को डिलीवर करता है, लेकर जाता है, उसको कहते हैं इसोफेगस, है ना, इसोफेगस। इसको हम खाद्य नली भी कहते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं, है ना। तो खाद्य नली, कई बार हम इसको फूड पाइप भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, फूड पाइप। आगे चल के पढ़ेंगे इसी के समानांतर एक विंड पाइप भी होता है, लेकिन टेक्निकली जो शब्द है वो क्या है? इसोफेगस, है ना। उस पाइप के बाद आप देखेंगे कि अमाशय, स्टमक, अमाशय, एक थैलीनुमा संरचना, और उसी को कहते हैं आप अमाशय। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, पेट भरना इसी अमाशय में। जब भी हम खाना खाते हैं अमाशय के अंदर वो खाना कुछ समय तक रहता है, हमें सैटिएशन, संतुष्टि, पेट भरने का एहसास, ये सब हमें देता है, फीलिंग महसूस होता है। फिर अमाशय से ये खाना जाएगा कहाँ? छोटी आंत में। यहां से अब छोटी आंत की शुरुआत होगी, और जो छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट है उसको कहते हैं डुओडेनम। क्या कहते हैं इसको? डुओडेनम। डुओडेनम पहला भाग है, पाचन की क्रिया यहां भी होगी, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर इसके बाद एक छोटा सा कनेक्टिंग पॉइंट होगा जो आगे इसको लेके आएगा, जेजुनम। जेजुनम, कोई खास काम नहीं है इनका। और फिर जो लास्ट में पार्ट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट छोटी आंत का भाग, इलियम। इलियम, है ना। कुल मिला के ये तीनों जो मैंने लिखा यहां पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्लियर है? और छोटी आंत के बाद शुरुआत होगी किसकी? बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत का जो पहला पार्ट है, इलियम के तुरंत बाद, उसको कहते हैं सीकम, है ना। हमारे शरीर में उतना विकसित नहीं होता, बट ठीक है हम पढ़ेंगे। तो सीकम, सीकम के बाद दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है कोलन। कोलन के बाद एक और पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट है वो है एनस। एनस मतलब बाहर अपाचित भोज्य पदार्थ को निकालने की बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत बेसिक बातें हैं, बड़ी आंत। तो इससे सवाल बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, पूछे गए हैं। जैसे पीसीएस परीक्षा में, यूपी पीसीएस में पूछा एक बार कि छोटी आंत का सही क्रम क्या है ना। भाई जाहिर सी बात है, बहुत बेसिक बातें हैं, इसको जानना जरूरी है। नहीं जानना, नहीं जानना गलत है, जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर हमने इस बात को समझ लिया कि क्रम यही होता है, अंग यही होते हैं, तो ऐसा नहीं क्योंकि जानकारी मिल गई कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तैयारी में 4 चांद लग गए, नहीं। बल्कि तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि इतना तो पता हो ही, फिर तैयारी करेंगे, है ना। तो ये एक बात आप समझिए। अब ये हम मानव के संदर्भ में भी देखेंगे। अब देखो, कोई भी जीव होते हैं उसकी फूड हैबिट जो होगी वो 2 प्रकार की होगी। एक फूड हैबिट है जिसको कहते हैं हम शाकाहारी, एक को कहते हैं मांसाहारी। तो ये पाया गया कि जो मांसाहार करने वाले जीव हैं प्रकृति में, उनके आहार नाल की लंबाई छोटी होती है, और शाकाहार के जो जीव हैं उनके आहार नाल की लंबाई बड़ी होती है, लॉन्गर होती है। पहली बात कि यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही बहुत लंबा होता है, इसमें सबसे लंबा भाग इलियम है, सबसे ज्यादा लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की है। लेकिन सवाल है कि फिर स्मॉल क्यों है? यहां स्मॉल का मतलब उसकी लंबाई से नहीं है, उसकी मोटाई से है। पाइप पतली है इसलिए वो स्मॉल है, तो ये लार्ज है। ये लॉन्ग नहीं है, लार्ज का मतलब मोटा, यानी कि इसकी पाइप मोटी है। जैसे आपने डायग्राम में देखा यहां पे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन पतली पाइप और लार्ज इंटेस्टाइन मोटी पाइप। इस बात को आप जानते हैं। दूसरी बात, शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है। कारण इसके पीछे यह है कि शाकाहार को पचाना थोड़ा मुश्किल काम है।
शाकाहार में चीजों को पचाना ज्यादा समय लेता है, थोड़ी कठिन क्रिया है, और समय अगर ज्यादा लेगा तो ज्यादा समय तक रहे, और ज्यादा समय तक रहे इसके लिए जरूरी है कि आहार नल की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो। रास्ते जितने लंबे होंगे समय उतना ही अधिक लगेगा, और उतना ही ज्यादा समय तक वो शरीर में रह पाएगा, उतना ही मौके मिलेंगे आपको उसको पचाने के, और उतना ही ज्यादा पोषक तत्वों की प्राप्ति आप कर पाएंगे, है ना। तो लिखिए एक पॉइंट, शाकाहारियों के आहार नाल की लंबाई, शाकाहारियों के आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों के अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया लंबी होती है। क्योंकि शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया लंबी होती है। शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया लंबी होती है ना। तो इसको अपने अनुभव से मत देखिएगा। जैसे हमारे अनुभव ये होते हैं कि जब नॉनवेज खाया तो थोड़ी दिक्कत हुई, और जब तक हम वेज खाएं तो ठीक था। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक नॉनवेज खा लिया तो फिर अपने आप ही लोग कह देता है कि अब नहीं, अब जो है नॉर्मल खाना, वेजिटेरियन खाना खाएंगे। तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर आप थोड़े से रजामंद ना हो, लेकिन यह है, ऐसा है। कारण है कि देखिए एक सिंपल सी बात, अगर इस टेबल पे सैटरडे है, इसके बाद मंडे को क्लास होगी, एक यहां टुकड़ा रख दूं क्या मीट का, और एक टुकड़ा रख दूं किसी भी सब्जी का, कोई भी हरे सब्जी, और मंडे को आकर कर देखें तो ज्यादा सड़न किसमें हुई होगी? मीट में। सड़न का मतलब समझ रहे हैं? बाहर पाचन हुआ तभी तो सड़ा। तो इसका मतलब मीट जल्दी पाचित होता है, जल्दी जो सड़ेगा वो जल्दी पाचित भी होता है, और जो धीरे धीरे पाचित हो रहा है उसका मतलब पाचन की क्रिया लंबी होगी, है कि नहीं। और ये जो मैं बात कह रहा हूं वो बेसिकली आज के जीवन पे लागू नहीं होता। मानव ने अपने फूड हैबिट को, अपने तकनीक, अपनी समझ बूझ से काफी चेंज कर लिया। अगर हम निरपेक्ष भाव से देखें पूरे एनिमल किंगडम में, तो एक शेर की जो आंतों की लंबाई है उससे कहीं ज्यादा एक बकरे की आहार नल की लंबाई होगी, है कि नहीं। क्योंकि बकरा जो खा रहा है वो पत्ता है, और जब पत्ते खा रहा है तो पत्ते में बहुत पोषक तत्व नहीं है, वो कुछ ठीक ठाक पत्ता खाएगा तब उसको पोषक तत्व मिलेगा, और वो भी तब जब पूरा पचाएगा। पत्ते तो और कम सड़ेंगे। तो इसलिए उनके आहार नाल की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, ताकि पचने की प्रक्रिया लंबे समय तक चले। जबकि शेर में या मांसाहारी जीव में ऐसा कुछ नहीं है। मांस खाया, मांस का पचना तुरंत शुरू। अब सवाल यह है कि हमारे अनुभव ऐसे खराब क्यों हैं मांसाहार को लेके? क्योंकि हमने मांसाहार को उस रूप में नहीं खाया। प्रॉब्लम मांसाहार से नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसको पकाने के प्रक्रिया के दौरान जो तेल डाले, अतिरिक्त मसाले डाले। मतलब भारत में तो यह भी है कि नॉनवेज खाने का तरीका नहीं पता। तरीके से नहीं पता कि कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो पूर्ण रूप से कोई नहीं भारत में। भारत में नॉनवेज खाने वाले हैं कि बस इस दिन खाते हैं, इस दिन खाते हैं, इस दिन खाते हैं, 3 दिन के बाद नहीं खाते हैं। अब कोई नवरात्र चल रहा है तो नहीं खाएंगे, दिवाली से छठ तक नहीं खाएंगे, कार्तिक में नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, श्राद्ध होगा तो नहीं खाएंगे। ठीक है, अच्छी बात भी है। हमारी सारी की सारी जो चीजें बनी है उसी के इर्द गिर्द बनी है। मैंने बताया भी था कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उत्तर भारत में जानवर हमारे लिए एसेट हैं, संपत्ति हैं। तो एक तरीका यह भी था कि चलो अगर कुछ नॉनवेज खाने वाले हैं भी तो उनको रीति रिवाज, रिचुअल्स में बांध दो ताकि इनकी थोड़ी कम हत्या हो। कारण है कि ये मुर्गी की फार्मिंग या बकरे का रेयरिंग ये तो हम आज करने लगे हैं ना, पहले तो पकड़ के खाना था जंगल से, तो फिर वो भी एक दिक्कत थी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, नॉनवेज के साथ अत्याचार करते हैं, तेल मसाले खूब डाल डाल के, और उस दिन खाते भी ज्यादा है। आमतौर पे व्यक्ति 2 रोटी खा के काम चला रहा है नॉर्मल लौकी की सब्जी के साथ, लेकिन जिस दिन चिकन बन जाए उस दिन देखो 2 का आंकड़ा 8 तक छू जाता है कभी कभी।
तो जाहिर सी बात है कि जब खाना की मात्रा ही बढ़ गई तो पचेगा देर से, है ना। मतलब मुझे तो लगता है कि लौकी जैसी सब्जी में तो कोई ऐसा भाव ही नहीं है कि इंसान दो के ऊपर बढ़ भी पाए, है कि नहीं। कई बार तो होता है कि घर गए आप शाम के टाइम में और पता चला क्या बना है, तो तोरी लौकी बनी है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे स्वास्थ्य को बहुत फायदा है, क्योंकि उसको सुनते के साथ भूख मर जाती है और आदमी खाना छोड़ देता है, पानी पी के काम चला लेता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में चला जाता है कि छोड़ो अब रहने दो, कल ही खाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि कुछ समय तक उपवास 12-14 घंटे का ठीक ही होता है ना, जिसको आज के नए जमाने में हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना। और उसके लिए तमाम तरह के कोर्स और डाइटिशियन और इतने पैसे उतने पैसे दीजिए, तब वो बताएंगे कि करना कैसे है। और आप 2 जनरेशन पीछे चले जाइए, दादा दादी जी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करते हैं, नाश्ता कहां करते हैं वो। देखेंगे आप घर में जो दादा दादी है नाश्ता नहीं कर रहे हैं, रात में खाना जल्दी खाते हैं और सीधा दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे के करीब में 12 बजे तक लंच ही करते हैं। हो गया इंटरमीडिएट उनका, है कि नहीं। तो वही है मामला। खैर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल और भी उठता है कि हमारे आहार नल की लंबाई कितनी है, मांसाहार वाली है या शाकाहार वाली है। तो लंबी नहीं है हमारी, तो इसका मतलब है कि कुल मिला के मांसाहार वाली ही है। कारण है कि मानव के बारे में जब इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मानव जो था वो हंटर एंड गैदरर था। हंटर एंड गैदरर, हंटर वर्ड पहले आता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो जो हंटिंग करता था, शिकार, वो लौकी की और भिंडी की तो नहीं करता था, है ना। शिकार किसका होता होगा, जानवरों का ही होता होगा। गैदरर बन गया, यानी कि खाद्य पदार्थों का संग्राहक। ये बात अलग है कि फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन भी आए हैं और फिर जलवायु, दशा, पर्यावरण, भूगोल, इन सब ने हमारे ऊपर प्रभाव डाले हैं और अपने हिसाब से हमने अपने आप को ढाल लिया है ना। लेकिन अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो तुरंत नहीं बदलती। हमारे पास चीड़ फाड़ करने वाली कैनाइन तीत है, इसकी जरूरत नहीं थी तब, क्योंकि जो लोग मूल रूप से शाकाहारी रह गए, जैसे कभी घोड़ा शाकाहारी हमेशा से रहा, कभी मांसाहारी नहीं था, बकरी कभी मांसाहारी नहीं था, तो इनके पास वो पॉइंटेड टीथ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन चलिए इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, इस बात को लेके किसी को तकलीफ तो नहीं है कि कुछ लोग मांसाहार है कुछ लोग शाकाहार है, नहीं होना चाहिए। खाने पीने की स्वतंत्रता है इस देश में। एनीवे, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम इसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, तो पाचन ग्रंथियां ये 5 प्रकार की हैं, लिखा हुआ है आपके सामने। पहला है सिलेवरी ग्लैंड, मैं लिख दूंगा हिंदी में भी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़े हैं हमारे पास। मानव में कितने हैं, 3 जोड़े, तो 3 पेयर्स, है ना। और ये खुलते कहां है, इनका लक्ष्य अंग कौन सा है। लक्ष्य अंग का मतलब कि स्राव कहां पहुंचाते अपने, तो लक्ष्य अंग इनका है मुख गुहा। ये होते भी है हमारे माउथ के अंदर ही, 3 जोड़े हमारे माउथ के आसपास ही हैं, टंग के नीचे, कान के पास, है ना, हमारे लिप्स और मसूड़े के पास, ऐसे करके 3 जोड़े हमारे पास हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। और जो भी स्राव निकालेंगे वो माउथ में ही होगा। लार के कई काम है, उसमें से एक काम पाचन भी है, हम पढ़ेंगे अभी आगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब अमाशय ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि, और ये अनेक होंगे, न्यूमरस, गिन नहीं पाएंगे आप इसको, इतने सारे होंगे, क्योंकि अमाशय की दीवारों पर बहुत सारी कोशिकाएं ग्रंथि की तरह काम कर रही हैं। जैसे मान लो ये कमरा जो है वो अमाशय है, मान लीजिए ये कमरा अमाशय है, तो इस कमरे की दीवार अमाशय की दीवार हो गई। और दीवार बनी किससे, ईंटों से। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे अमाशय की दीवार किससे बनी है, कोशिकाओं से। और मान लो कि इस कमरे के लगभग 25% ईंटों में से एक एक बूंद कोई एंजाइम निकल रहा है, तो आप कह सकते हैं जितनी ईंटें लगी हैं उसकी 25% ईंटें क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। तो गिन तो नहीं पाएंगे, है ना। अब क्या है ना कि एक सेल बहुत कम निकालता है कोई भी स्राव, लेकिन जब मामला हो कि लाखों सेल एक साथ निकालेंगे तो कुल मात्रा उसकी क्या होगी, बहुत ठीक ठाक हो जाएगी। तो वही कहानी है। और अमाशय ग्रंथियां
जब अपने स्राव को निकालती हैं तो आमाशय के अंदर ही आता है। दीवार से अगर पानी टपके तो कमरे में ही आएगा, है ना। तो इसका लक्ष्य क्या है? आमाशय। कोई टेंशन नहीं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। लिवर पे देखिए स्टार लगाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी स्टार लगाएं, क्योंकि लिवर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। इसलिए क्योंकि इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की श्रेणी में रखते नहीं है ना। तो क्या मामला है उसको हम देख लेंगे। तो लिवर हमारे पास, जिसको यकृत कहते हैं, यकृत, ये हमारे पास एक है ना। और पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? एक ही है। तो वन लिवर एंड वन पैंक्रियाज, दोनों एक साथ, है ना, एक साथ पहुंचते हैं कहां? डुओडेनम में। तो इनका लक्ष्य क्या है? डुओडेनम। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि लिवर और पैंक्रियाज एक साथ डुओडेनम में खुलते हैं। ग्लैंड अलग अलग हैं, लेकिन इनके स्राव एक ही साथ पहुंचते हैं। ठीक है, इससे भी निकलेगा। आंत्र ग्रंथियां, ये छोटी आंत में है। और जैसे मैंने कहा कि आमाशय की दीवार की कोशिकाएं ग्लैंड बन जाती हैं, ग्लैंड की भूमिका में होती है, वैसे ही इलियम की दीवार की कोशिकाएं भी ग्लैंड्स की भूमिका में होती है। तो ये भी क्या होंगे? इसको आंत्र ग्रंथि कहेंगे। और अनेक होंगे, ये गिन नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और इनका लक्ष्य है इलियम। इलियम, है ना। जितने पॉइंट्स यहां पे लिखे उतने ही पॉइंट्स पे पाचन की क्रिया होती है। तो मुख गुहा में पाचन होगा, आमाशय में होगा, ड्यूडेनम में होगा, इलियम में होगा। हमारे बॉडी में इतनी ही जगहों पे पाचन होती है, बाकी सब अंग हैं तो बस है। तो हमने दो बातें पढ़ ली। पहली तो माउस से लेके एनस तक की सीरीज क्या है, क्रम क्या है, जानना चाहिए। दूसरी बात हमने पढ़ ली कि हमारी पाचन ग्रंथियां क्या है। लिवर स्टार मार्क लगाया, अलग से बात करेंगे। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि पाचन की क्रिया कैसे होगी। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, लिख लिया आपने? तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने उसको चबाया। चबाने का मतलब होता है यांत्रिक रूप से तोड़ देना, है ना। तो वो भी एक तरीके का पाचन में हेल्प ही करता है। और एक बार जब चबाया तो चबाने के क्रम में ही हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो लार निकालती हैं, और लार जो है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। तो फिर क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। उसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन माउथ और डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो मुख गुहा में पाचन कैसे, किससे होगा बताइए। मुख गुहा में क्या होता है? लार ग्रंथि। देखिए आप सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिख रहे हैं, लार ग्रंथि। और जो लार ग्रंथियां हैं तीन जोड़े, अब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं कि तीन जोड़े हैं, उससे क्या स्रावित होगा? लार। तो इसका जो स्राव है, यहां लिख दिया स्राव, वह है स्लाइवा या लार। स्लाइवा या लार, यही तो है ना। स्लाइवा और लार। अब लार की कंपोजिशन क्या है, लार में क्या क्या चीजें हैं। तो लार की अगर हम कंपोजिशन देखें कि भाई अगर ये स्राव है तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें सबसे पहले तो पानी मिलेगा खूब सारा। फिर म्यूकस मिलेगा। म्यूकस का मतलब होता है चिकनाई, है ना। बहुत सारा पानी है, लेकिन आप लार को अगर टच करें तो लार की टेक्सचर जो होती है स्लिपरी होती है, पानी से भी ज्यादा थोड़ा स्लिपरी, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस भी अटैच है, म्यूकस भी उसके साथ मिला हुआ है। फिर आप पाएंगे कि इसके अंदर सॉल्ट है, लवण है। लवण की कुछ मात्रा है, जाहिर सी बात है बॉडी के फ्लूइड में लवण होते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। और एक और एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज या टाइलीन। टाइलीन एंजाइम,
जहां एंजाइम है वहां पे एंजाइम लिखा मैंने, है ना। तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, तो एंजाइम कितने हैं इसमें? 2 हैं। एक एंजाइम तो ये हो गया, दूसरा लाइसोजाइम हो गया। अब यहीं पे इसके सामने ही आप अपने इसके काम लिख लेंगे कि काम क्या क्या करते हैं ये। तो देखिए आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख के समझ में तो आ जाएगा ना। और ऐसा नहीं कि कोई मेंस में पूछने जा रहा है, इसलिए हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, ज्यादातर चीजों को लिखना कम पड़े, रिवीजन के समय कम समय लगे। कारण है कि 2-3 बार रिवीजन के बाद फिर पलट के देखने का मौका मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? फिर मिलेगा ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे आप, चाह के भी। अंदर इच्छा होगी कि एक बार देख लें, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स और जीएस के अन्य भाग इतने महत्वपूर्ण है कि ये तो बैकग्राउंड है, तो इस पर इतना मेहनत क्यों करना। बस ये है कि जो मेहनत करनी है अभी करो, और अभी के मेहनत से इसको समझ लो, है ना। सजाने की, लिखने की, संजोने की जरूरत इसको नहीं है ना। तो पहली बात कि पानी क्या करता है, तो पानी और म्यूकस दोनों मिलकर एक काम करता है, और वो करता है कि भोजन को मुलायम और चिकना बनाता है। म्यूकस का भी यही काम है। तो ये दोनों मिलके क्या करेगा, इन दोनों की भूमिका है, इन दोनों की भूमिका कि भोजन को मुलायम एवं चिकना बनाता है। कारण है कि हम इसके बाद निकलेंगे ना, और निगलने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्मूथ एंड सॉफ्ट। क्योंकि प्रायः जब हम खाना खाते हैं उसमें से ठीक ठाक खाना ऐसा होता है जो सूखा होता है, पानी की मात्रा या तो नहीं होती है या फिर कम होती है। चलो गीला है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार सूखा खाना भी खाते हैं हम, ड्राई, उसके साथ मिलाना बहुत जरूरी, गीले के साथ भी मिलाना जरूरी है, क्योंकि निगलने के समय हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कई बार हम रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं किसी चीज के साथ, और जल्दी जल्दी में खाना शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं चबाते हैं, तो अटकता है। फिर पानी पीना पड़ता है कि ताकि पानी के धक्के से जो है वो जाए नीचे। लेकिन अगर हम उसी को चबा लें तो सेमी लिक्विड बन जाएगा, और उसके चलते निगलना आसान हो जाएगा। चने का भूजा खा लो, हालत खराब हो जाएगी। उसको नहीं चबाओ तो फिर तो पानी के द्वारा ही निगलना पड़ता है ना। तो इसका एक ही काम है, यही काम है। सॉल्ट का काम क्या है? तो सॉल्ट का काम है कि सॉल्ट की एक ऐसी बैलेंस बना के रखना जिससे पीएच जो हो वो न्यूट्रल के आसपास रहे, उदासीन पीएच की स्थिति को हम प्राप्त कर ले, है ना। क्योंकि मुग्गा में दांत भी तो है, और दांत बनाए किस चीज से? कैल्शियम से, फास्फोरस से। और अगर कैल्शियम फास्फोरस जो धातु है बेसिकली, उस धातु के ऊपर अगर अम्लीयता या क्षारीयता के प्रभाव पड़ेंगे तो धातु का क्षरण होगा, कोरोजन होगा, खराब हो जाएंगे। क्षारीयता तो नहीं होती माउथ में, चांसेस कम है इसकी, अम्लीयता होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, है ना। तो उसके प्रभाव को कम करना है, तो जो सॉल्ट होगा वो एक ही काम करेगा, ये करेगा पीएच बैलेंस। और पीएच कितना होगा? 6.8 से लेकर 7.2 तक। तो पीएच कितना? 6.8 से 7.2 की पीएच, जो नियर न्यूट्रल है, उदासीन पीएच का ही मान मानेंगे इसको। 7 उदासीन होता है ना। अब एग्जैक्ट 7 तो थोड़े ना पॉसिबल है, तो 6.8 भी होगा तो अम्लीयता नहीं मानी जाएगी, इतना कम अम्लीय है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। 7.2 है तो क्षारीयता का कोई खास मतलब वहां है नहीं, तो इट्स रेंज में है, आप एवरेज 7 मान सकते हैं। अब क्या है कि हम कई बार तो एसिड यूज कर लेते हैं खाने पीने के स्तर पे, जैसे मान लीजिए लेमन जूस आप पी रहे हैं या लेमन जूस का कुछ भी पी रहे हैं तो एसिड है। अब प्योर लेमन जूस कई बार हम मजाक मजाक में खाते हैं, वो 4.5 पीएच होता है, ठीक ठाक एसिड होता है। लगभग उतना ही एसिडिटी किसकी है? कोल्ड ड्रिंक की है, कोका कोला या फिर स्प्राइट, जो भी यहाँ पे सोडा मिलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, वो भी खराब है। आप सुनते होंगे कि इसको पीने से दांत खराब होता है ना, बचपन में, या बचपन से हम जानते हैं 2 कारणों से। पहला कि इसको पीने के बाद कोई पानी वानी पी के कुल्ला तो करता नहीं, तो इसमें 2 चीजें खराब कर सकती है। एक तो कार्बोनिक एसिड, जो हम पेय पदार्थ पीते हैं, सोडा पेय पदार्थ, वो कार्बोनिक एसिड है, उसका भी पीएच 4.5 के आसपास है। तो वो दांतों के संपर्क में जितने देर तक रहेगा कुछ ना कुछ हरण तो करेगा,
चलिए महीने में एक बार पी लिया और आधा गिलास पी लिया तो इससे कोई ऐसा नहीं कि जीवन खराब हो गया, लेकिन एक आदत होती है कि भाई हर दिन पी लिया, हर दूसरे दिन पी लिया, तो जितने समय तक वो संपर्क में है उतने समय तक तो शरण कर ही रहा है। और कई लोग ऐसे भी होते कि घूंट लेके माउथ में रखे रहते हैं कि आराम आराम से उतारेंगे, है ना। तो दो एक्शन हुआ, पहला तो एसिड का, दूसरा शुगर का। अब एसिड ने तो तुरंत हमला किया, एसिड ने तुरंत दांतों का क्षरण शुरू कर दिया। शुगर जो था वो दांतों की सतह पर रह गया, कुछ मात्रा रह गई, और जब आपने पी लिया उसके बाद भी वो रहा। और माउथ में जब शुगर होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होगा वो तेजी से होगा। माउथ में बैक्टीरिया है बाय द वे, जब हम सूक्ष्म जीवों के महासागर में ही रह रहे हैं तो मुंह खोलते होंगे तो जाता ही होगा। तो है, किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्रश करके निकलते उसके बाद भी मुंह खोला आ गया, उसको रोक नहीं सकते आप। लेकिन शुगर की स्थितियां अगर होंगी तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और ग्रोथ होगी तो दांतों के आसपास एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा, और दांतों के आसपास में अम्लीयता के प्रभाव पैदा करेगा। और यहीं पे ये सलाइवा काम आता है। और सलाइवा जो माउथ में निकल रहा है बार बार, वो बेसिकली क्या कर रहा है? एक तरीके से कि दांत के आसपास बने हुए एसिड के प्रभाव को डाइल्यूट कर देता है, उसके साथ वो खुद मिल जाता है और उसके प्रभाव को कम करता है, यानी कि दांतों को एक तरीके से धो देता है। हालांकि इतना भी नहीं धोता, बढ़िया तो होगा कि कुल्ला कर ले पानी से अच्छे से। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स या डेंटिस्ट कहते हैं कि आपको हर मील के बाद, हर खाने के बाद बढ़िया से माउथ को साफ करना है। जिनकी दांतें ज्यादा खराब होती है उनको तो कहते हैं हर मील के बाद ब्रश करो आप, लेकिन ऐसा 5-7% लोग होते होंगे। अदरवाइज 95% लोग खाना खाने के बाद, मील के बाद, अगर वो नॉर्मल भी पानी से कुल्ला कर लें अच्छे से, लगभग 30-40 सेकंड समय देकर, क्योंकि हमारे पास उतना भी समय नहीं होता है। हम तो खाना खाते हैं ऐसे, इनर खोला, ऐसे किया, हाँ निकल गए, माउथ ऊपर से ऐसे पूछ लिया, बात खत्म। अंदर का जैसे है वैसे ही है। तो ये सब दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर भी लार इस समय बचा लेगा, है ना। तो लार के बचाने की स्थितियां यही है। लाइसोजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहली बात कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो कोई पाचन का मामला नहीं है, ये मामला है जीवाणुओं को मारने का, है ना। क्योंकि भाई माउथ तो एक ऐसा इनलेट है जिसमें जीवाणु का प्रवेश तय है, होगा ही होगा। हम बोलते हैं तब होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उसमें भी जीवाणु हो सकते हैं, कुछ मात्रा तो होंगी, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने कहा था स्किन पढ़ाते समय कि ये फिजिकल बैरियर है, भौतिक अवरोध है, ये जाने नहीं देगा, है ना। तो ठीक है, इससे हम बचते हैं, बहुत हद तक बचते हैं। लेकिन जो माउथ है कुछ मामला ऑफिशियल है, कुछ सर्वे वगैरह का, तो क्लास को यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। आप जानते हैं आपातकालीन दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट, लेकिन जल्दी ही मंडे को मिलेंगे। आज